स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 11वीं का जो है वो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। अब अर्थशास्त्र में भी जो पहली बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका चैप्टर 5 जो हम लोग का है उसका नाम है बाजार संतुलन, उसको पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है। आप लोग जाकर पूरा समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं, पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अन्य क्लासेस भूगोल विषय पूरा पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप लोग साथ ही साथ जो है पूरा राजनीति पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं, समाजशास्त्र पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा। और हाँ, आप लोग बता दूं मैं कि आप लोग चाहे तो इंस्टाग्राम अकाउंट से, टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, ट्विटर अकाउंट से या फिर फेसबुक अकाउंट से, व्हाट्सअप ग्रुप से आप किसी से भी जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपके सारे नोट्स, सारे PDF वहाँ पे अवेलेबल करवाए जाते हैं डेली ही। ठीक है, प्रतिदिन हम लोग क्लासें आ रही है और ध्यान दीजिएगा, हम लोग का सिलेबस काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी जल्दी हम लोग पूरा भी करने वाले हैं। तो देखिए, हमारा जो पार्ट होने वाला है आज पार्ट 5 होने वाला है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पार्ट 5 हम लोग का होने वाला है, जिसका नाम है बाजार संतुलन। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका भैया? पहला क्वेश्चन बता रहा है हम लोग को इसका कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। बाजार संतुलन होता क्या, इसके बारे में हमको बताना है। तो सुनिएगा, बाजार संतुलन से तात्पर्य उस स्थिति से है जब एक विशेष कीमत पर बाजार में मांगी गई मात्रा पूर्ति की गई मात्रा के बराबर होती है। मतलब जितनी मात्रा बाजार में मांगी गई है उतनी ही मात्रा की बाजार में पूर्ति भी है। मतलब जितनी वस्तु बाजार में है उतनी वस्तु की बाजार में मांग भी है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाजार संतुलन बोलते हैं। ठीक है, बाजार मांग वक्र मांग के नियम के अनुसार दाईं से बाईं और नीचे की ओर ढलने वाला होता है। मतलब थोड़ी मांग घटती है, मांग घट भी सकती है और मांग बढ़ भी सकती है, पूर्ति घट भी सकती है और पूर्ति बढ़ भी सकती है, क्योंकि बाजार होता है। ठीक है, बाजार अल्पकालीन भी हो सकता है और दीर्घकालीन भी हो सकता है। कोई कोई वस्तु बाजार में ऐसी होती है जो दीर्घकाल में तो बिकती है और कुछ कुछ वस्तु बाजार में ऐसी होती है जो अल्पकालीन बिकती है। ठीक है, इसलिए वो दाईं से बाईं ओर खिसक सकता है, क्योंकि वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध होता है। जरूरी तो नहीं कि कोई वस्तु हो जो पूरे वर्ष ही बिके, या ऐसी वस्तु तो नहीं हो भैया कि जो पूरे वर्ष के अलावा कहीं कुछ दिनों में बिकती हो। बहुत सारी वस्तु ऐसी भी होती है जो पूरे वर्ष बिकती है, परंतु कुछ पूरे वर्ष में भी कुछ कुछ महीने ऐसे होते हैं जब वो अधिक मात्रा में बिकती है, तो उसकी अधिक पूर्ति उस समय करना अनिवार्य होती है। ठीक है, बाजार पूर्ति वक्र पूर्ति के नियम के अनुसार दाईं से बाईं और ऊपर की ढलान वाला होता है। ठीक है, क्योंकि वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की गई मात्रा में धनात्मक संबंध होता है। जितनी वस्तु की मांग बढ़ेगी उतनी मात्रा में उसका हमको पूर्ति करनी पड़ेगी, इसलिए धनात्मक होता है। ठीक है, अतः दिए गए चित्र हमको नहीं करना है, चित्र हम यहीं तक करेंगे इसको। ठीक है, 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे कि आज व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम लोग पूरा खत्म करके रख देंगे इसको ना। हम लोग इसलिए कोई सा भी चैप्टर बड़ा नहीं है, बस बने रहिए साथ में, लास्ट तक पूरी पूरी क्लास देखिएगा। आप लोग पूरा सिलेबस करवाने की पूरी गारंटी मेरी, एक भी क्वेश्चन हम लोग मिस नहीं करेंगे जो बोर्ड एग्जाम आपका आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हम लोग का कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है। ठीक है, ऐसा कब होता है? तो जब किसी वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति से अधिक होती है, मतलब बाजार में जितनी वस्तु है उससे अधिक उसकी मांग है, तो उसे अधिमांग कहा जाता है। मतलब सीधी सी बात है कि मान लीजिए जब राखियाँ गई है, राखियों के समय में क्या था कि मान लीजिए जितनी राखियाँ बाजार में उपलब्ध है उससे ज़्यादा राखियों की मांग है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिमांग बोलेंगे। मतलब पूर्ति से अधिक मांग होना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिमांग कहा जाता है। यह संतुलन कीमत से कम कीमत पर होता है, इसे अभावी पूर्ति भी कहते हैं। अभावी पूर्ति मतलब जितनी मांग है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको हम लोग अभावी पूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप बोल दीजिएगा, उसको आंसर लिख दीजिएगा उसका ना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति है, मतलब ज़्यादा पूर्ति उसकी हो रही है? जब किसी वस्तु की बाजार पूर्ति उसकी बाजार मांग से अधिक होती है, मतलब बाजार में जितनी मांग है उससे डबल या उससे ज़्यादा मात्रा में जो है बाजार में वस्तु उपलब्ध है, मतलब उसकी पूर्ति हो रही है, तो उसे हम लोग अधिपूर्ति कहा जाता है। ठीक है, मतलब जितनी मांग है उससे ज़्यादा वस्तु बाजार में उपलब्ध करवाई जा रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अधिपूर्ति कहा जाता है उसको। यह संतुलन कीमत से अधिक कीमत पर होती है, इसे अभावी मांग भी कहते हैं। ठीक है, अभावी पूर्ति पढ़ लिया हमने, अभावी मांग पढ़ लिया हमने। अभावी पूर्ति मतलब जहाँ पे पूर्ति कम मात्रा में होती है, अभावी मांग मतलब जहाँ पे मांग जो है वो कम मात्रा में होती है और पूर्ति अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को बोल रहा है कि क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य है, पहला है संतुलित कीमत से अधिक, मतलब जो कीमत माने 10 रुपये है उससे अधिक अगर किसी वस्तु का मूल्य है तो क्या होगा। और दूसरा क्या बोल रहा है कि संतुलित कीमत से कम, मतलब संतुलित कीमत 10 रुपये है तो उससे कम, मतलब मान लीजिए यहाँ 12 रुपये हो सकता है, संतुलित मूल्य अधिक हो सकता है, और कम मतलब मान लीजिए यहाँ पे 7 रुपये भी हो सकता है। तो ऐसा कब होगा, या ऐसा क्या प्रचलित होगा बाजार में कि जब संतुलित मूल्य से अधिक मूल्य बाजार में हो या संतुलित कीमत से कम कीमत बाजार में हो, तब क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में हमको बताना है। तो देखिए क्या बोल रहा है ये कि पहला तो यह अधिपूर्ति विक्रेताओं में
प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, मतलब बाजार में कंपटीशन को बढ़ाएगा। जहाँ सस्ती वस्तु मिलेगी बाजार मतलब व्यक्ति या उपभोक्ता वहीं से लेना पसंद करेगा। दूसरा क्या है, प्रतिस्पर्धा के कारण विक्रेता कम कीमत लेने को तैयार हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन अधिक है बाजार में। दुकानदार क्या है 2 4 5 रुपये 10 रुपये 50 रुपये तक वस्तु पे कम कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि हम लोग नहीं देंगे तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा व्यापारी उस वस्तु को कम कीमत पर बेच देगा। ठीक है। तीसरा क्या है, कीमत कम होने से मांग विस्तृत हो जाती है, मतलब मांग बढ़ जाती है। किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो उसकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी और पूर्ति संकुचित हो जाती है। तब तक होती है जब तक कीमत पुनः संतुलित कीमत तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, जब तक ये रहती है। डायग्राम हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या बोल रहा है बी वाला, यदि बाजार कीमत संतुलित कीमत से कम हो तो क्या होगा। इस स्थिति में बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होगी। क्या होगी, बाजार मांग जो होगी ना वो बाजार की पूर्ति से अधिक होगी और अधिक मांग जन्म लेती है। क्या रहती है, और अधिक मांग जन्म लेगी, क्योंकि वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो बाजार में मांग बढ़ेगी और वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो बाजार में मांग कम होगी। हम पढ़ते आए ऑफलाइन क्लासों में सारी में। ठीक है। पहला क्या है, यह अधिमांग क्रेताओं में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, मतलब कंपटीशन को बढ़ाता है, क्योंकि जहां वस्तु और कम सस्ता मिलेगी वहां से व्यक्ति लेना पसंद करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, इस प्रतिस्पर्धा के कारण क्रेता अधिक कीमत देने को भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको वस्तु चाहिए वो। तो मान लीजिए कोई यार एक हम बोल सकते हैं कि एक पेन हो गया, पेन बहुमूल्य पेन है वो, तो वो 2 व्यक्तियों को वही पेन पसंद आ गया है, तो कोई भी एक व्यक्ति क्या करेगा, उसको अधिक मूल्य देने के लिए तैयार रहेगा, है ना। अगला तीसरा क्या बोल रहा है, इसी बड़ी कीमत के कारण मांग संकुचित हो जाती है तथा पूर्ति विस्तृत हो जाती है। तब होता है जब संतुलित कीमत पुनः स्थापित हो जाती है तब तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, ये फर्मों की एक स्थिर संख्या होने पर पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, व्याख्या कीजिए। जब फर्मों की संख्या स्थिर हो तो मांग वक्र बाईं से दाईं और नीचे की ओर ढलान वाला होता है, मतलब वस्तु का उत्पादन एक निश्चित मात्रा में किया जाए तो जो मांग होगी वो दाईं से बाईं वक्र तरफ खिसकती रहती है या चली जाती है। ठीक है। और पूर्ति वक्र दाईं से बाईं और नीचे की ओर ढलान वाला होता है, मतलब जब पूर्ति अधिक होगी तब वो दाईं और बाईं ओर ढलान वाला होता है। जहाँ पर ये वक्र एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात जिस कीमत पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर हो जाते हैं वहाँ संतुलित कीमत का निर्धारण हो जाता है। मतलब जितनी बाजार में वस्तु उतनी बाजार में मांग है तो वो संतुलित कीमत होगी। परंतु अगर बाजार में पूर्ति अधिक है और मांग कम है, और मांग अधिक है और पूर्ति कम है, तब संतुलित कीमत नहीं होगी, है ना। ठीक है। तो वहाँ पर संतुलित कीमत का निर्धारण होता है। इसे नीचे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है। चित्र में दिखाया तो आपको, देखो संतुलित क्या बोला इसने, तो ये जो काटा ना ई बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है भैया, इसकी संतुलित कीमत हमारे सामने आ गई है। ठीक है। यहाँ पर कीमत बढ़ रही है तो वस्तु की मात्रा कम हो रही है, यहाँ पर कीमत कम हो रही है तो वस्तु की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अगला हमारा। देखिए इजी क्वेश्चन है सारे, आप लोग कर लोगे अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, फटाफट जल्दी करवाता हूँ आप लोगों को मैं, और अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को भैया, नौवां क्वेश्चन, कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है। जब उपभोक्ता की आय में ए वृद्धि होती है तो बी में कमी होती है, मतलब किसी एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी तो बी में कमी करना पड़ेगी उपभोक्ता, क्योंकि आय निश्चित होती है। ठीक है। संतुलन, उपभोक्ता की आय में वृद्धि या कमी से संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होगी, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वस्तु सामान्य वस्तु है या निम्न कोटि की वस्तु है, मतलब वस्तु हमारे लिए अनिवार्य है अनिवार्य नहीं है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर क्या होगा, सामान्य वस्तु में क्या होगा, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है। ठीक है। और तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा भी बढ़ती है, क्योंकि आय में वृद्धि हो रही है तो हमारी जो वस्तु खरीदने की संख्या उसमें भी वृद्धि होगी। परंतु निम्न कोटि की वस्तु में क्या होगा, सुनना, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग घटती है। भैया मान लीजिए जहाँ आपके पास 500 रुपये पर मंथ आ रहे थे तो वहाँ आप कम पैसों की वस्तु खरीद रहे थे, परंतु आज जब आपके पास 1000 रुपये पर मंथ आप कमा रहे हो तो वहाँ आप अधिक मूल्य की वस्तु लोगे ना। ठीक है। आपकी जो वस्तु है उसकी क्वांटिटी बढ़ाओगे, आप बहुमूल्य वस्तु लोगे, आप अच्छी वस्तु लोगे, क्वालिटी वाली वस्तु लोगे, गुणवत्ता वाली वस्तु लोगे आप। ठीक है। और तदनुसार संतुलन कीमत और संतुलन मूल्य भी घटता है। ठीक है। कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति वहाँ पे या संतुलन बिगड़ेगा वहाँ पर। ठीक है। अब देखो बी वाला क्या बोल रहा है यहाँ पे, उपभोक्ता की आय में कमी होने पर क्या होगा, सामान्य वस्तु में, सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय में कमी से कम होती जाती है, क्योंकि हमारी अगर आय कम होगी तो हम लोग वस्तु खरीदने की मात्रा में कमी होगी। ठीक है। वस्तु की मात्रा में कमी हुई तो कहीं ना कहीं जो हम लोगों के मान लीजिए कि संतुलन मूल्य उसमें भी कमी होगी। ठीक है। और निम्न कोटि की वस्तु में क्या बोलते हैं कि निम्न कोटि की वस्तु मांग उपभोक्ता की आय में कमी से बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग अगर आय कम होगी तो हम लोग उन निम्न कोटि की वस्तु को ही खरीदेंगे, मतलब कम मूल्य की वस्तु को ही खरीदेंगे हम लोग।
ठीक है, इजी है दोनों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि जब उत्पादन में प्रयुक्त आगतों की कीमतों में परिवर्तन होता है तो किस वस्तु की संतुलन कीमत तथा मात्रा किस प्रकार प्रभावित होती है। आगतों की कीमतों में परिवर्तन वस्तु की उत्पादन लागत और फलस्वरूप लाभ को प्रभावित करता है। इससे उत्पादक का पूर्ति वक्र प्रभावित होता है। क्या होगा भैया, क्या बोल रहा है कि आगतों की कीमत में परिवर्तन वस्तु की उत्पादन लागत और फलस्वरूप लाभ को प्रभावित करता है। अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट होने वाला है वही प्रभावित होगा और जो लागत लग रही वही प्रभावित उससे होगा। इससे उत्पादन का पूर्ति वक्र प्रभावित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम लोग हमारा। चलो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग को नीचे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। लगभग सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में मांग तथा पूर्ति वक्र किस प्रकार भिन्न होता है। तो वस्तु बाजार में तथा श्रम बाजार में दोनों में इष्टतम मात्रा का निर्धारण पूर्ति और मांग शक्तियों द्वारा ही होता है। मतलब जितनी वस्तु बाजार में मांग होगी उतनी पूर्ति होगी। ठीक है, परंतु श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले परिवार क्षेत्रक हैं। मतलब जो बाजार में श्रम की अगर आवश्यकता है तो श्रम किसी परिवार द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो श्रम क्या होते हैं भैया, परिवार द्वारा होते हैं। ठीक है, जबकि वस्तुओं के बाजार में वस्तुओं की मांग करने वाले परिवार क्षेत्रक होते हैं। मतलब किसी क्षेत्र में ही किसी वस्तु की मांग अधिक मात्रा में की जाती है। ठीक है, और श्रम की मांग फर्मों से आती है। मतलब श्रम की मांग कहाँ से आती है, मतलब मजदूरों की मांग कहाँ से आती है, तो भैया हम लोग देखते हैं फर्मों से, मतलब कारखानों से आती है। क्यों कारखानों से क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर वस्तु बन रही है। तो वस्तु की मात्रा अगर हमको अधिक मात्रा में बनानी है तो वहाँ पर हमको श्रम की आवश्यकता, श्रम को भी अधिक मात्रा में उपलब्ध करवाना पड़ेगा। मजदूरी दरें तथा इष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए मांग और पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। जहां श्रम की मांग और पूर्ति संतुलन में हो, इसी प्रकार वस्तुओं की कीमतों तथा इष्टतम मात्रा का निर्धारण भी पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। जहां वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। सुनो, कुछ भी नहीं बोल रहा है। जहाँ पर भरपूर मात्रा में श्रम होगा, ये श्रम अगर संतुलन होगा तो वस्तु की मात्रा भी संतुलित मात्रा में बनेगी। ठीक है, अगर श्रम कम होगा, श्रम दाएं से बाएं ओर खिसकेगा तो वस्तु की मात्रा भी दाएं से बाएं ओर खिसकेगी। मान लीजिए कोई फैक्ट्री, वहाँ पर 100 व्यक्ति काम करने के लिए चाहिए और अभी 50 व्यक्ति वहाँ पर काम करने के लिए है, तो कहीं ना कहीं वस्तु का उत्पादन कम होगा, जिससे बाजार में क्या होगा कि मांग बढ़ेगी परंतु पूर्ति कम होगी। और वहीं अगर 100 व्यक्ति प्रॉपर काम कर रहे हैं तो बाजार में जितनी पूर्ति उतनी, मान लीजिए बाजार में जितनी मांग है उतनी ही मांगों की हम लोग पूर्ति बराबर मात्रा में कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा, मांग और पूर्ति दोनों बराबर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में श्रम की इष्टतम मात्रा किस प्रकार निर्धारित होती है। तो मजदूरी दर और इष्टतम मात्रा का निर्धारण श्रम के लिए मांग और पूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। किस पर होता है, मांग और पूर्ति के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। कब, पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हम लोग हमारा। देखो लगभग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग हम लोगों ने कर लिए हैं। अगर आप लोग लास्ट तक क्लास में बने हुए हैं तो पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच। ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरी क्लास देखते हैं। ठीक है, पूरी क्लास देखते हैं आप लोग तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी अच्छे जो समझ में भी आ रहा होगा। कोई समस्या अगर आपको है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और मुझसे जुड़ने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ जाके इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट पर आप बिल्कुल जुड़िए। कोई समस्या नहीं हो, जितने अच्छे नोट्स मैं दे पाऊँगा आपको उतने अच्छे नोट्स प्रोवाइड करवाने की मेरी पूरी आपको सहायता रहेगी, पूरा सपोर्ट रहेगा और पूरा सिलेबस करवा के दूंगा बोर्ड एग्जाम का आपको मैं। ठीक है, सारी बुक्स का, सारा NCERT का, सारा जितना भी बोर्ड एग्जाम में आता है वो एक भी क्वेश्चन हम लोगों के सिलेबस से जितना मैंने पढ़ाया आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।